अंकित। आज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पिछले 2 सालों से चल रहा है और हम कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और इन समस्याओं से जूझते जूझते आज ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से निकल पाना फिलहाल जो है मुश्किल लगने लगा है। और बहुत तरह की समस्याएं हमारे जीवन से जुड़ गई हैं आकर के। लगातार शिक्षकों की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े शिक्षकों की लगातार जो पिछले दिनों निधन हुए हैं, उसने एक चिंताजनक स्थिति जो है हम सबके सामने पैदा कर दी है। तो इस चिंताजनक स्थिति में हम देख रहे हैं कि कैजुअलिटी ना तो परमानेंट देख के आती है, ना एडहॉक देख के आती है, ना गेस्ट देख करके आती है। लेकिन फिर भी जो एक कैजुअलिटी का पैमाना होता है शायद वो अलग अलग हो सकता है। गेस्ट टीचर्स ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे होंगे बनस्पत एडहॉक शिक्षक के। और एडहॉक शिक्षक जो है हो सकता है कि परमानेंट टीचर्स से ज्यादा मतलब समस्याओं से जूझ रहे होंगे। लेकिन समस्याओं से हर कोई जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि किस तरीके से इससे निपटा जाए और फिलहाल क्या चारा है इन सब समस्याओं से निपटने का। हमने लगातार पिछले दिनों से आज सुबह तक की घटनाओं को देखे तो 5-6 टीचर्स को खो दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। और ये लगभग जो है कोविड के शिकार हुए लोग हैं। कुछ लोग बुजुर्ग थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि है। जो यंग लोग गए हैं उनके प्रति भी हमारी श्रद्धांजलि है। लेकिन जिन परिस्थितियों में वो गए हैं आ, कई सवाल छोड़ गए हैं अपने पीछे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक जाकिर हुसैन के टीचर थे बुरहान, और उनकी माता जी हैं उनके घर में। और किसी तरीके का कोई इमरजेंसी फंड ना होने की वहां का जो स्टाफ एसोसिएशन है उसने 3-3 हजार रुपए प्रत्येक टीचर से जो है सैलरी से काट करके और उनके लिए 1 लाख रुपए जमा करने की बात कही। क्या 1 लाख रुपए ही उनकी कीमत होती अगर वो जिंदा होते तो? क्या वो सिर्फ 1 लाख रुपए से उनका घर चल पाएगा? क्या उनका परिवार चल पाएगा? जो उनकी माता जी हैं वो लगातार कैंसर से जूझ रही है। और दूसरे जो हमारे साथी दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे वो त्र्यंबक नाथ त्रिपाठी, जो कि पिछले 9 वर्षों से महाराजा अग्रसेन में सेवा दे रहे थे। तो एक समस्या वहां भी है कि 12 साल के सर्विस करने के बाद भी क्या किसी तरीके की सुरक्षा की गारंटी है या नहीं। हम आम दिनों में चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन में क्या सुरक्षा है, लेकिन जो ये स्थिति आज हमारे सामने आ गई है, जो भयावह स्थिति है, इससे कैसे निपटा जाए। तो इस पर बहुत दिनों से बातें हो रही हैं। बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, बड़ी बड़ी मांगे हैं। मैटरनिटी लीव की बात होती है महिलाओं के लिए, लेकिन क्या केवल मैटरनिटी लीव
जो है पूरी समस्याओं के समाधान तक उसके जरिए पहुंचा जा सकता है। इमरजेंसी फंड बनाने की मांग कई बार उठ चुकी है। इससे पहले एक टीचर जो म्यूजिक फैकल्टी थे, उनका देहांत हुआ था, तो पैसे एकत्रित करके जो है एक सामूहिक प्रयास से जरूर कुछ हद तक मदद पहुंचा दी जाती है, लेकिन ये मदद नाकाफी है। जिस तरीके के दौर में हम आ गए हैं और जिस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, ये मदद सिर्फ मानवीय है, लेकिन इसका कोई वैधानिक तरीका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वैधानिक तरीके से इसका निवारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम राजेश जी, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि ये मानवीय आधार पर समस्या के बजाय जो है कोई वैधानिक समाधान निकाला जाना चाहिए इसका? नमस्कार अनिरुद्ध जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, जो आपने हमें दिया है, मौका दिया है यहाँ बोलने का ऐसी भयंकर त्रासदी के मध्य। क्या मेरी आवाज सही आ रही है? क्या आवाज सही आ रही है अनिरुद्ध जी? हाँ हाँ। बात यह है कि जिस प्रकार से ये कोविड-19 की, और अभी जो जिस प्रकार से तेज गति से कोविड का प्रसार हो रहा है और उससे मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, विशेषकर दिल्ली में भी, तो ये समस्या एक आम जन की समस्या है पूरे भारतवर्ष में। लेकिन इसी के मद्देनजर जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय के स्तर पे अगर शिक्षकों की समस्याओं के समाधान हेतु और इस भयंकर त्रासदी से पार पाने के संबंध में अगर बात करें, तो प्राकृतिक तौर से ये हमारे सामने आता है कि एक ऐसा कोर्स होना चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय का जो वैधानिक हो, जो अपने यहाँ पे, क्योंकि आज की अगर स्ट्रक्चर देखें दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पे परमानेंट जो स्थायी शिक्षकों की संख्या का अनुपात काफ़ी कम है। क्यों मैं यहाँ पे स्थायी और अस्थायी शिक्षकों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि स्थायी शिक्षक होते हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, उनके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स वगैरह की फिर भी कुछ सुरक्षा है। हालांकि वो बात अलग है कि फिलहाल सभी टाइप्स के हॉस्पिटल्स पे काफ़ी ओवरबर्डन हो गया है। उसको मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय को विशेष कदम उठाने चाहिए, वो अलग इशू है। लेकिन जहाँ तक फंड की बात है, तो अस्थायी शिक्षकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, जो 50% से भी ज़्यादा हैं, चाहे वो गेस्ट हों चाहे एडहॉक टीचर्स हों, जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी प्रकार से उसके रोल पे हैं, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को एक कोर्स का बनाना नितांत आवश्यक है। ऐसी त्रासदियाँ और ट्रेजिडी इंडिविजुअली भी लोग, आज तो अभी ये बड़ी ट्रेजिडी है, त्रासदी का रूप धारण कर चुका है कोविड, लेकिन इसके अपार्ट भी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सी इवेंचुअलिटीज ऐसी होती हैं जिसके मद्देनज़र 10-10, 12-12 साल से, 15-15 साल से, 20 साल से पढ़ा रहे अस्थायी शिक्षकों का आकस्मिक जो है बीमारी के तौर पे या मृत्यु ही हो जाती है किसी की, तो उसके परिवार को काफ़ी जो है उसमें से सहन करना पड़ता है। वो एक इंसान की क्षतिपूर्ति तो नहीं हो पाती, लेकिन कुछ अगर वित्तीय समाधान इसका निकल सकता है, तो वो एक स्थायी कोर्स, स्टैट्यूटरी कोर्स कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय अगर ऐसा करता है, तो वो सबके लिए मददगार रहेगा। इसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी हम प्रार्थना करते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर से भी, और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से भी, वो इस इशू को मद्देनजर रखते हुए इसके लिए आगे प्रयास बढ़ा के इसको अवस्थापन करे ऐसे कोर्स का। अनिरुद्ध जी, हेलो। हाँ, मैंने कह दिया है, और मैं बिल्कुल इस चीज़ के पक्ष में हूँ कि ऐसे कोर्स का ये वक्त आ चुका है, कि क्योंकि जो स्ट्रक्चर है दिल्ली विश्वविद्यालय की, डेमोग्राफी इन द सेंस, जहाँ पे जो असुरक्षा जो है, जो अस्थायी शिक्षकों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनका अनुपात भी उतना ही ज़्यादा है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए ऐसे कोर्स का बनाना नितांत आवश्यक हो गया। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु जी भी लंबे समय से विश्वविद्यालय में एडहॉक शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के जो है संघर्ष करते रहे हैं। हिमांशु जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे।
हिमांशु जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिसकी एक जो इमरजेंसी फंड है, उसके लिए जो है सभी टीचरों से 5% पैसा तो काटा जाता है जब एग्जामिनेशन की कॉपी चेक होती है, तो लेकिन उससे जो है जो अस्थाई शिक्षक हैं उन्हीं के लिए सिर्फ चीजें जो है वेलफेयर में रखी जाती हैं। एडहॉक शिक्षक और जो आपके गेस्ट टीचर्स हैं उनके लिए इस तरीके का फंड नहीं बन पाया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे? किसको जिम्मेवार मानते हैं कि कौन लोग जिम्मेवार हैं जो अब तक इस तरीके का फंड बन नहीं पाया है? जो टीचर्स वेलफेयर फंड है जिसमें 5% सबको पता है, जो टीचर्स इवेलुएट करने जाते हैं उनका 5% पैसा इवेलुएशन में से 5% कट होता है। और जहां तक मुझे पता है उस टीचर्स वेलफेयर फंड के जो मेंबर्स हैं उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स भी हुआ होते हैं। लास्ट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन वो उस टीचर्स वेलफेयर फंड के मेंबर्स थे। जो भी ईसी मेंबर्स थे, 2 ईसी मेंबर्स जो टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, टीचर्स के द्वारा चुन के जाते हैं, उस समय भी हमने टीचर्स वेलफेयर फंड में एडहॉक को बेनिफिट देने के लिए बात रखी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में जो भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो एडहॉक को लेकर संजीदगी से कुछ सोचते हो। क्योंकि आप कितना भी बड़ा आंदोलन कर लो, कुछ भी कर लो, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये कह दे कि नहीं हो सकता और आप चले आओ, आप एडमिनिस्ट्रेशन की बातों में आ जाओ, तो वैसे तो मैंने नहीं सुना कि आंदोलन किए जाते हैं या आंदोलन उससे हो पाए, या मतलब एडहॉक शिक्षक को बेनिफिट मिल पाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जो पिछले दिनों इस प्रशासन से पहले त्यागी जी हो या और भी जो वाइस चांसलर है, उस समय अगर कोई एडहॉक के साथ प्रॉब्लम हुई थी या एडहॉक रखे गए थे इलीगली, सब्सटेंटिव पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सब्सटेंटिव पोस्ट पे जो एडहॉक रखे गए वहां वायलेशन हुआ, उसके लिए ये प्रशासन जिम्मेवार अपने आप को नहीं मानता। ये नहीं मानता कि यूनिवर्सिटी सिस्टम कॉन्टिन्यूटी में चलता है। वाइस चांसलर पे का जो पोस्ट है उस पे पर्सन चेंज हो जाएगा, लेकिन उस वाइस चांसलर इज आंसरेबल टू द पोस्ट हु सो एवर इज सिटिंग ऑन द पोस्ट। तो ये हमने जब पिछले अभी थोड़े दिन पहले एक दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारी से मिलके भी आए थे, उनका भी ऐसी ही दलील था। तो ये जो टीचर्स वेलफेयर फंड के लिए हम जो डिमांड कर रहे हैं, या ग्रुप इंश्योरेंस की डिमांड कर लें, या मेडिकल बेनिफिट की डिमांड, मेडिकल बेनिफिट का डिमांड करोगे तो वो आपको लीडर्स कह देंगे कि यूनिवर्सिटी यूज यूनिवर्सिटी हेल्थ स्कीम के को आप अवेल कर सकते हैं, आप उसके मेंबर बन सकते हैं, हर 4 महीने पे आप उसको रिन्यू कर सकते हैं पेमेंट करके। तो वैसे में इनका कहना है कि आपको मेडिकल बेनिफिट मिलता है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, फैमिली भी कवर्ड है। लेकिन वो सेंट्रलाइज्ड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल हॉस्पिटल है यहाँ पे उस में, वहीं पे आप वो फैसिलिटी ले पाओगे। जो पैनल में लिस्टेड हॉस्पिटल्स है वहां से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो हम कितनी भी चर्चा परिचर्चा कुछ भी कर लें, मुझे नहीं लगता कि एडहॉक शिक्षकों के प्रति कोई संजीदगी संजीदगी से सोचता है, कोई सीरियसनेस है। ये हम भी कह के कि हमें ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, एक तरीके से राजनीति बन के रह जाता है ये बात। कभी ये कोई नहीं कहता कि नहीं नहीं मिलता तो हम इसके लिए यूनिवर्सिटी के काम को रोक देंगे। किसी ने अभी नहीं, आज तक अभी नहीं तक नहीं कहा होगा कि नहीं, अगर नहीं मिल रहा तो जो प्रमोशंस हो रहे हैं उसको रोकेंगे पहले, और कोविड का सिचुएशन है, प्रमोशंस को रोका जाए और एडहॉक के बेनिफिट के लिए अगर कुछ हो सकता है तो किया जाए। वो किसी की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से, किसी भी लीडर की तरफ से ऐसी कोई अपील नहीं की गई है और ना की जाएगी। क्योंकि एडहॉक और परमानेंट ना कहने से ये दोनों चीजें, दोनों किनारे मिल नहीं जाएंगे। नदी के 2 किनारे होते हैं और वो दोनों किनारों को मिलाना तभी संभव है जब वो नदी सूख जाए, किनारे ही ना बचे। तो ये 2 किनारे हैं, एक तरफ एडहॉक है, दूसरी तरफ परमानेंट है, और दोनों चल रहे हैं पैरेलल। और उसको चलाया जा रहा है इसलिए कि परमानेंट
जो दूसरा पहला किनारा है, जिस किनारे को सक्षम बनाना है, उसको बेनिफिट देना है, उसको बटर देना है, रोटी देना है, उसके जीवन को सुगम बनाना है, उसके लिए एडहॉक है। और वो भीड़ उनके जीवन को सुगम बना रही है। और ये कह देने से अगर डिवीजन हो जाता है, तो मेरे कहने से क्या डिवीजन हो जाता है? ये तो है, ये तो सच्चाई है जो कि हो रहा है यहाँ पे। अब इस सच्चाई को बोलना, दूसरे तरीके से बोल लो, थोड़ा अच्छे से बोल लो, लेकिन ये सच्चाई तो है जी। हमारे अनिरुद्ध जी, मैं साथ एक और बात ऐड करूँ इसमें। जी जी जरूर। हाँ, जैसे ये बात है कि एडॉक शिक्षक, पहली बात तो क्यों अनिवार्य है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में ज्यादातर शिक्षक अभी एडॉक हैं, गेस्ट हैं ज्यादातर, इसीलिए बाइंड्री ऑटोमेटिक हो जाती है। क्योंकि एक वर्ग के पास जो है, आपके पास सुरक्षा है, एक के पास सुरक्षा नहीं है, और ये लगातार चली आ रही है, तो सुरक्षा का होना जरूरी है। ये सिस्टम ये तो है नहीं कि एक दिन, एक साल, 2 साल, 3 साल चला, ये दशाब्दियों से चल रहा है। इसलिए कुछ सुरक्षा चक्र तो होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इवन जो लेबर होता है, लेबर जहाँ कॉन्ट्रैक्टर पे भी काम करते हैं, अगर ऑन साइट उसको कुछ हो जाता है तो उसका कॉम्पनसेशन भी देना पड़ता है, एक वर्कर जो काम करता है। यहाँ पे तो वो गारंटी भी नहीं है। तो एटलीस्ट एक ऐसा फंड, इसलिए मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट ट्रीट एस वेल, कि एक श्रमिक के से भी बदतर जिंदगी हो गई है, तो कम से कम उसका कॉन्ट्रैक्टर होता है, ही इज लायबल टू पे सम कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ एनी ट्रेजेडी। बट यहाँ पे तो वो नहीं मिलता। तो कुछ फंड इसलिए यूनिवर्सिटी को एडॉक टीचर्स के लिए भी बनाना चाहिए। WUS की जो हेल्थ सिस्टम की बात है, वो सही कहा हिमांशु जी ने, इम्पेनलमेंट तो है नहीं। WUS में कितनी फैसिलिटी मिल पाएगी, वो आपको पता ही है। तो दैट्स नॉट इनफ। So it is very much urgent and it is very much essential to have a fund, to establish a fund as soon as possible, given the uh, problems the ad hoc teachers, case teachers, and in fact the all insecure workmen, contract employees are facing in their university, including teaching and non-teaching. जी जी राजेश जी, हम आपके पास लौटेंगे, चलते हैं अभी अजीत सिंह जी के पास। अजीत सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर मुझे। थोड़ा सा वॉल्यूम आप अपना तेज रखिए, और जो पेंडेमिक है उसमें सुरक्षित रहें, ये दुआ करते हैं हम आपके लिए। और आज जो ये चर्चा है वो एडहॉक शिक्षकों से जो जुड़ी हुई समस्या है कि उनके लिए इमरजेंसी फंड जो है होना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं है। तो आपकी क्या राय है इस फंड को लेकर के, आपातकाल जो में जो फंड बनाया बिल्कुल जाए, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ऐसा कोई अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि एकदम इतना ज़्यादा पैनिक हो रखा है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, और हम लोगों के पास तो बड़ी प्रॉब्लम वैसे ही होती है। और दिल्ली सरकार के अंडर में जो काम कर रहे हैं, हम लोगों को सैलरी भी नहीं आती है। बड़ा मुश्किल तो ये है हम लोगों का। वैसे अभी मार्च की भी सैलरी नहीं आई, तो और भी बड़ी दिक्कत है हम लोगों को। और हम लोगों के पास कोई आई कार्ड भी नहीं होता कि हम जो यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर है उस पर जाके कोई मेडिसिन ले ले, या उसका तो कोई हम लोगों के लिए है भी नहीं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में ही, अगर यूनिवर्सिटी कुछ कर दे, तो भी हम लोगों के लिए फ़ायदा होगा। अदरवाइज तो हम लोग कहीं के भी है नहीं। अगर कुछ भी होता है किसी एडॉक शिक्षक को, तो कुछ भी अरेंजमेंट है ही नहीं हमारे लिए, तो हमें अपनी जेब पॉकेट से ही खर्चा करना पड़ेगा। और मुझे लगता नहीं कि कुछ घर वालों को हो जाए या हमें कुछ हो, तो कहीं कुछ भी, ना तो सोशल सिक्योरिटी ना कुछ सिक्योरिटी तो है नहीं। तो एटलीस्ट कुछ यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से ही हम लोगों को अरेंजमेंट कर दे इस पेंडेमिक में, तो हम लोगों के लिए तो बेटर ही रहेगा। कहाँ से हम लोग पैसे जुटाएंगे इतने सारे? तो यही हम लोग कह रहे हैं सबके सब। जी, मैं आप और साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो इस परिचर्चा में जुड़े और अपनी बात रखें। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारी बात जो है डूटा के वाइस प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर सुधांशु जी से हो जाए। और उन्होंने आज एक चिट्ठी लिखी है इसी सिलसिले में, तो उसको लेकर के उनकी राय जो है हम जानेंगे कि इस चिट्ठी के माध्यम से किस तरीके की समस्याओं को वो सामने लाना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी के माध्यम से PC जोशी को संबोधित, जो वाइस चांसलर, उनको संबोधित करते हुए कहा है कि एक जो है 100 रुपए प्रति माह पूरे विश्वविद्यालय के शिक्षकों से मतलब वेतन से काटा जाए, और एक फंड बनाया जाए। किसी तरीके की कैजुअलिटी होती है तो कम से कम 20-25 लाख रुपए उस परिवार को दे दिया जाए।
इस तरह की कोशिश हालांकि पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। लेकिन अगर भविष्य में इस तरह की कोई चीज होती है, पहले तो यही कोशिश होनी चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन और तमाम सरकारों की कि ढॉकिज्म जो शब्द है उसे खत्म करके और एक अस्थायी समाधान की तरफ बढ़े। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है तो फिलहाल जिस तरीके की समस्या, अभी तो समस्या और भयावह होने वाली है। आप देखेंगे तो कि अगर 28 मई के बाद एडहॉक टीचर्स की ज्वाइनिंग नहीं होती है किसी कारण से, तो वहां पर जाकर के समर सैलरी नहीं मिलेगी, एक लंबा ब्रेक आएगा। उस ब्रेक के बाद नहीं पता है कि कब जाकर के जो है क्लासेस शुरू होनी है, और कब जाकर के क्लासेस शुरू होंगी तो ज्वाइनिंग के कितने समय बाद पैसे मिलेंगे, ये अनिश्चितता भी है। तो इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए था कि अगर सैलरी देनी है तो 2 महीने बाद वो सैलरी दी ही जाती है, तो क्यों ना कंटिन्यूअस उस सैलरी को दे दी जाए, ताकि इस पेंडेमिक में, खास करके इस जो महामारी के दौर में जो है, एक टीचर के इस बड़े तबके को जो दिल्ली विश्वविद्यालय में काम कर रहा है उसको राहत मिले। और राजेश जी, फिलहाल जब तक कोई साथी और नहीं जुड़ते हैं तब तक एक्सग्रेसिया एक सैलरी है। एक्सग्रेसिया दान में दी हुई सैलरी भी कही जाती है कि अगर कोई टीचर जॉब कर रहा था 2-3 वर्ष तक, अगर वो काम कर लेता है तो उसके बाद अगर वो किसी कारण से वहां से नौकरी छूट जाती है तो उसको दान में दी जाती है। जो जिन लोगों की अभी डेथ हो गई है कोविड में, क्या वो एक्सग्रेसिया सैलरी उनको दी नहीं जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए। जो मैं तो वही कह रहा था कि एक वर्किंग एडॉक है, एटलीस्ट जो वर्किंग एडॉक है, कार्यरत था वहां पे, ऑन रोल था, तो उसको एक्सग्रेसिया पेमेंट बनता ही है। तो उस पे इसमें कोई दोहराए वाली सोचने वाली बात ही नहीं है कि उसको एक्सग्रेसिया पेमेंट कुछ फिक्स हो, 10 लाख 15 लाख वट एवर इट इज, जो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे या लेंथ ऑफ सर्विस के बेसिस पे, वो डिफरेंट मैटर ऑफ इश्यू हो सकता है आगे चल के। इसका एक मानवीय पक्ष भी है और वैधानिक पक्ष दोनों है। तो इस दोनों पक्षों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कोई अरेंजमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए विद इन द एम्बिट ऑफ दिस ईसी एंड एसी स्टेट्यूटरी बॉडीज में ही लेके। हम एक बार और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात अ, कुछ लोगों से हो पाए। इसमें अनिरुद्ध जी एक इशू ये हो सकता है कि जैसे कोई कम समय का एडॉक है या जिसने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, पता नहीं कितने दिन रहेगा, या लीव वैकेंसी पे एडॉक है, तो उसके लिए मैं मानवीय आधार पे, मानवीय पक्ष पे भी उसका जो है कुछ एक्सग्रेशिया पेमेंट होना चाहिए। लेकिन लंबे समय से लगातार एडॉक 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो क्या क्या वो एक एक टाइप से स्थायी एडॉक नहीं हो गया है? तो उसके लिए भी एक पेमेंट होना, एक फंड होना बहुत जरूरी है। आप लेंथ ऑफ सर्विस के बेसिस पे भी कुछ कट ऑफ ऐसा लगा सकते हैं कि एक मानवीय आधार पे जितनी इतनी सर्विस हुई है उसको इतना एक्सग्रेशिया पेमेंट मिलेगा, एक लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पे प्लस एडिशनल उसको इतना इतना मिलेगा। ये भी हम तय कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूटरी हो, जैसा आपने अभी जिक्र किया सुधांशु जी के लेटर का, तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी हो, थ्रू आउट सर्विस कॉन्ट्रीब्यूशन सभी टीचर्स का जिसमें जाए इंक्लूड, और वैसे भी जा रहा है जैसे इवेल्युएशन के थ्रू, तो जा ही रहा है। कॉपी चेकिंग गेस्ट भी करते हैं, एडॉक भी, परमानेंट भी, सभी टीचर्स करते हैं। तो ऐसी एडिशनल और रिक्वायरमेंट फंड की है तो कलेक्शन कर सकते हैं थ्रू स्टाफ एसोसिएशन, कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो ईसी एसी के मेंबर्स हैं उनसे हमारा संपर्क हो, उनकी क्या राय है, उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल शायद कुछ लोग व्यस्त चल रहे होंगे, हो सकता है बीमारी में तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन हम फिलहाल जो है राजेश झा जी जो हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ईसी मेंबर भी हैं। फिलहाल लगता है उनका नंबर भी जो है, हाँ, हम संपर्क करने पा नहीं रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई और बात राजेश जी आप रखना चाहें तब तक रखिए। किन्हीं न किन्हीं पदाधिकारियों से जब हमारा संपर्क बनेगा तो उनसे भी राय लेंगे। बात यही है, मैं तो एक अपील करना चाहता हूँ, जैसा ये अपील मानवीय संवेदना पे आधारित रहे, और चाहे वैधानिक तरीके से जो भी ड्यू बनता है, जिन्होंने योगदान दिया है और दे रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के एक्सीलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो एट द टाइम ऑफ क्राइसिस उसकी हेल्प होनी जरूरी है। तो इस आधार पे मैं अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ सभी हमारे शिक्षक प्रतिनिधियों से, एकेडमिक काउंसिल मेंबर्स, ईसी मेंबर्स, डूटा प्रतिनिधि, डूटा अध्यक्ष, और हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, जो विभिन्न पदों पे कार्यरत हैं, वाइस चांसलर साहब, सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस पक्ष को और इस फंड बनाने के इस
मुद्दे को बिल्कुल गंभीरता से लें और जल्दी इसका कुछ इसको प्रारूप दें। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि कोई भी समस्या आए तो उसके जड़ तक पहुंचा जाए, उसको समाधान कराने के लिए अपने चैनल के माध्यम से है हम अग्रसर रहते हैं। लेकिन फिलहाल कोई भी साथी अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो लिंक जो है ग्रुप पर शेयर कर दिया गया है और वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो कोई भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं, कोई भी बात रखना चाह रहे हैं तो वो जरूर लिंक के माध्यम से जुड़े। हम कोशिश कर रहे हैं जो पदाधिकारी जीते हुए हैं उनसे और इन लोगों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो प्रशासन से जुड़े हैं, जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं टीचर मुद्दों को लेकर के, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद लोग जो हैं अपने अपने घरों में तरह तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो वो व्यस्त भी चल रहे हैं, जुड़ेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से कि प्रशासन तक बात पहुंचे और जिस तरीके की समस्या शिक्षकों के सामने आ रही है, आर्थिक रूप से आने वाली है, वो बात का संज्ञान ले विश्वविद्यालय प्रशासन और जो मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भी इस समस्या के समाधान की ओर बढ़े। अनिरुद्ध जी, जी जी ये जी जो रिदांशु जी ने पत्र लिखा है वाइस चांसलर को, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिखा है या फिर इसमें सभी शिक्षक प्रतिनिधियों का कुछ जी, जीते हुए प्रतिनिधि है? तो हैं ही, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिखा है ये पत्र। मैं एक अच्छी पहल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी पहल इंडिविजुअल कैपेसिटी में ना होके सामूहिक रूप से सभी शिक्षक प्रतिनिधि, एसी ईसी मेंबर्स और डूटा के मंच के माध्यम से अगर हो तो वो बहुत जी, ही मैं सार्थक इसीलिए होगी। कोशिश कर और रहा हूँ, हाँ, लगातार हाँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत हो जाए, लेकिन फिलहाल शायद मेरी बात किन्हीं से नहीं हो पा रही है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई जो प्रतिनिधि हैं वो हमसे जुड़ जाएं। मैं वीएस नेगी जी को भी एक बार कोशिश कर लेता हूँ, जुड़े हुए जुड़ जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी और हम उनसे कुछ कह पाएंगे। अ, बाकी राजेश जी और कोई अगर आपके पास सुझाव है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई और हमारे साथी मौजूद नहीं है और हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि कुछ राय आप दें इस चीज को लेकर के। सुझाव यही है अनिरुद्ध जी ये बहुत कि ये शॉर्ट एक टर्म तो नोटिस पे कार्यक्रम किया जा रहा है तो शायद लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। सुझाव यही है कि सामूहिक रूप से हमें इसके लिए सभी को मिलके विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित में एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और साथ में इसके लिए आवश्यक पड़े तो तुरंत एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग तो अभी बुला नहीं सकते, पेंडिंग में ये भी है, हालांकि ऑनलाइन हो जाए तो वो अलग इशू है। बट इमरजेंसी फंड इज मोस्ट एसेंशियली रिक्वायर्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग ऐसे में तो हो नहीं सकती जब सब लॉकडाउन चल रहा है और परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, सभी व्यस्त भी हैं, बाकी चीजें मैं भी अभी पदाधिकारियों को जोड़ने के लिए लगातार कोशिश में हूँ कि कुछ पदाधिकारी जुड़ जाएं हमारे साथ और वो बताएं कि उनकी क्या राय है। अच्छा, जो बात करें हेल्थ सेंटर की बात करें तो वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखो, WS हेल्थ सेंटर की जो मेडिकल फैसिलिटीज है, पहली बात तो उनमें रीएम्बर्समेंट नहीं होता है। वहाँ पे जो अवेलेबल फैसिलिटीज है वही आप अवेलेबल कर सकते हैं। नॉर्मल मेडिसिन ले सकते हैं अगर आप मेंबरशिप ले लिए तो, और जो नॉर्मल टेस्टिंग वगैरह है वो करवा सकते हैं, चेकअप वगैरह। लेकिन अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो कहीं आप रेफरल नहीं ले सकते, कहीं आप इम्पेनल हॉस्पिटल में आपको एडमिट नहीं करा सकते, अगर कहीं आप इमरजेंसी में कुछ हो गया तो रीइंबर्समेंट नहीं है। तो फिर फैसिलिटी की मतलब इतनी क्या, डे टू डे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वैसे नॉर्मली अपने पर्सनल एक्सपेंस से ही मैनेज कर लेता है। बात यह है कि जब क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है तब हमारी हेल्प के लिए कौन है, असली हेल्प तो उसी टाइम पे रिक्वायर्ड होती है। दिल्ली सरकार के कॉलेजेस में सैलरी को लेकर के समस्या एक साल से चल रही है और वो बार बार वहाँ सैलरी की समस्या आते हैं। वहाँ के टीचर्स पहले से जो हैं बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो क्या उनके लिए जो है ऐसे समय में दिल्ली सरकार को अपने जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली सरकार के, उनमें इलाज फ्री नहीं कर देना चाहिए अगर वो वेतन नहीं दे पा रहे हैं तो?
बिल्कुल होना चाहिए। पहली बात तो सैलरी देना ही न देना ही अमानवीय है। ना देना ही बाकी हाँ, अमानवीय है, लेकिन हाईली ऐसा एट्रोशियस। भी नहीं कर हाँ पा रहे, तो हाँ मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ हाँ, सहायता तो उनके लिए करेंगे। बिल्कुल। हिमांशु जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? असंवेदनशीलता और अमानवीयता दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में आ, ये तो फ्री है, ट्रीटमेंट तो फ्री है, कोई भी जाए और ट्रीटमेंट करा ले। बट बात ये है कि आप अगर स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल प्रिविलेज की बात करते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि थोड़ा पर्सनल टच हो जाए, या फिर आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, आप चाहते हैं, आप चाहते हो कि आप टैक्स पेयर हो, तो वाई टू बी डिपेंडेंट ऑन द ऑन समथिंग सब्सिडाइज्ड थिंग। जो सब्सिडी के द्वारा हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, उन सब्सिडाइज्ड हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेना थोड़ा कभी कभी एज ए शिक्षक हमें डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि वी आर ऑल्सो पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो हमारा ये है कि जो हमारे राइट्स होने चाहिए एज ए टीचर, एज ए ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन राइट्स है जिसका वायलेशन हो रहा है, वो सारे राइट्स के लिए हम भीख क्यों मांगते रहते हैं कि हमें वहां से कुछ मिल जाए। कोई मतलब ऐसी स्थिति बना दी है कि गुलामों की ऐसी फौज खड़ी कर ली है कि यहाँ पे होता यह है कि रोटी का एक टुकड़ा फेंक देते हैं और घुटने पे बिठा के रोटी का टुकड़ा फेंकते हैं। उसको उठाने के बाद भी वो कहता है कि धन्यवाद आपने दिया, ये बहुत में आपकी महानता है और मैं धन्य हो गया इस टुकड़े को पाके। मतलब लोगों की आवाज छीन ली है। यहाँ एडहॉक की अपनी आवाज छीन ली गई है, और ये सिस्टम ऐसा है जो आगे आने वाले दिनों में संख्या बल तो बढ़ रहा है, लेकिन उतने ही ताकत से हम एडहॉक की आवाज को दबाया जा रहा है, उतने ही ताकत से हमारी आवाज को बंद किया जा रहा है, हमें चुप कराया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले 6 महीने में, पिछले कोविड जो 2019 से स्टार्ट हुआ, और डिपार्टमेंट्स के कुछ 20 25 50 अपॉइंटमेंट होने के बाद अपॉइंटमेंट रोक दिए गए। चलो आप अपॉइंटमेंट ही कर लो, एब्जॉर्प्शन तो आपसे होगा नहीं, आप करना नहीं चाहते, आपकी मंशा नहीं है, आप अपॉइंटमेंट ही कर लो। जो आपको लगता है उसे ही रख लो, वो भी आप नहीं करते। आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप ऐसे ही चलाना चाहते हो। क्यों? अब देखो, एडहॉक को कुछ समझ नहीं आता कि एडहॉक रख के ये क्या क्या बेनिफिट ले पा रहे हैं। ये एडहॉक रख के 10% प्रोफेसर किसी भी डिपार्टमेंट के बनाए जाएंगे। कोई भी डिपार्टमेंट है उसका 10%, टोटल स्ट्रेंथ का 10% प्रोफेसर बनेगा। अब आप सोचो, जिस डिपार्टमेंट में 15 टीचर्स हो उसमें से 10 एडहॉक हो और 5 परमानेंट हो, तो 10% 15 का कितना हुआ? तो प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी और प्रोफेसर बनने के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो नैरो डाउन हो गए बिकॉज ऑफ एडॉकिज्म। यहाँ एडहॉक 15 साल से एडहॉक पे पोजीशन पे काम कर रहा है, लेकिन वो एलिजिबिलिटी में ना एसोसिएट के एलिजिबिलिटी में आ सकता है, ना प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी में आ सकता है। उसके सारे इंटरनेशनल जर्नल में छपे हुए पेपर, उसके बुक्स वैसे ही धरे रह जाएंगे, और जो परमानेंट है उससे कम उसकी मैं लगातार जो क्वालिफिकेशन। है प्रतिनिधियों से बात करने की, किसी से बात नहीं हो पा रही है। कोई भी प्रतिनिधि जो है हमारे कारणों से हमारे साथ। हेलो। हाँ जी सर, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु बोल रहा हूँ। ठीक है सर, मैं कह रहा था कि एक तो मैं तब तक, अनिरुद्ध जिन बात कर रहे हैं तब तक मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। तो ये लड़ाई, हम आंदोलन करने के लिए मोबिलाइज हो जाते हैं, हम आंदोलित हो जाते हैं, हम आंदोलन कर लेते हैं, लेकिन बेनिफिट हमें नहीं मिलता, क्योंकि जो टेबल पे पहुंचने वाले लोग हैं वो हमारे बारे में बात नहीं करते, वो बात अपने बारे में करते हैं। और जीता जागता उदाहरण
आप प्रमोशन को देख सकते हैं। प्रमोशंस में भी बहुत सारी खामियां थी, प्रमोशंस होने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हर्डल्स थे, लेकिन एक एक करके सबको सुलझा तो लिया गया। एक मिनट हिमांशु जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ विजेंद्र जी हैं जो कि लगातार सक्रिय रहते हैं टीचर्स मुद्दों पे। सर, विजेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमने जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये हम एडहॉक के लिए इमरजेंसी फंड को लेकर के कर रहे हैं। तो इमरजेंसी फंड अब तक क्यों नहीं बन पाया है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जबकि एक बड़ा तबका है दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक शिक्षकों का? बिल्कुल 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 सुधांशु जी, आप एक वाजिब सवाल आपने उठाया है। और देखिए, एडहॉक के साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं और इवन की जो रेगुलर टीचर्स हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय को अब दो फ्रंट पे मुझे लगता है कि काम करना चाहिए। एडहॉक का तो है ही एक, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एक ऐसे आपात कोष का निर्माण होना चाहिए, और वो हो सकता है कंट्रीब्यूटरी भी वो हो सकता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है वो शिक्षक कर्मचारियों की संख्या मिलाकर 15-20 हजार के करीब होगी। तो एक आपसी भी और जो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर भी इसमें प्रयास कर सकता है। तो एक बिल्कुल एक समसामयिक और प्रासंगिक सवाल है ये, और इस सवाल को लेकर यूनिवर्सिटी को आगे आना चाहिए। जी नहीं, तो इसका वैधानिक रूप क्यों नहीं होना चाहिए? सहयोगात्मक रूप तो चलिए सर, मानवीय पहलू हो सकता है, लेकिन इसका कोई लीगलाइज्ड रूप जो है क्यों नहीं आता है सामने, और अभी तक क्यों नहीं आ पाया, जबकि एडोकिज्म तो पिछले 10-15 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही एक संवेदनशील विषय हमारी से हम गुजर रहे हैं, उसमें ऐसी एक जरूरी कदम होगा विश्वविद्यालय को इस दिशा में बहुत ही एक सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो एनडीटीए जो है वो क्या भविष्य में इसको लेकर के कोई कदम उठाएगी है? हाँ, अभी 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 बिल्कुल थोड़ा सा प्रयास हमने किया है, और सभी ग्रुप्स को प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई एक सकारात्मक परिणाम सामने आने की संभावना है। जी जी जी, धन्यवाद सर। बातचीत करेंगे और लोगों से और जानेंगे कि किस तरीके से आगे जो है इस पर काम किया जा सकता है, जिससे शिक्षकों के समस्या का समाधान किया जा सके। हमारे साथ शायद एक दूसरे जो प्रतिनिधि हैं, वो उन्होंने चुनावी मैदान में अपना किस्मत भी आजमाया था, जीत नहीं पाए, तो शायद उनसे संपर्क हो पाए तो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तभी धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू। हिमांशु जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए, हम जब तक दूसरे प्रतिनिधि हैं उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तब तक। जी धन्यवाद। अभी 2 दिन पहले बहुत हृदय विदारक न्यूज सुनने को मिला। हमारे सीनियर साथी त्र्यंबक नाथ त्रिपाठी, जो कि महाजागृत सेन में 2012 से एडहॉक के रूप में कार्य कर रहे थे, उनका देहांत हो गया। असमय देहांत हो गया कोरोना की वजह से। अब ये देखिए आप, एडहॉक की मानसिक स्थिति क्या है। वो बीमार है, बट उसके वो इतने अपने खर्चों में दबा हुआ है। परिवार, माँ बाप, सबको देखभाल करने में वो इतना परेशान है कि वो अपने आप को सोचता है कि कैसे भी करके बीमार ना पड़ूं, ठीक रहूं। और उसी डर में वो अपने आप को उस समय तक खींचता है जिससे कि उसे कम से कम अपने ऊपर खर्च करना पड़े। और उसी वजह से उन्होंने समय पे उनका देहांत भी हो गया। अगर उनके पास मेडिकल सपोर्ट होता, मेडिकल बेनिफिट मिलता होता, परमानेंट होते, तो ये शायद बचाया जा सकता था, बच सकते थे। जी अब ये दिल्ली हिमांशु जी, हम विश्वविद्यालय, कोशिश तो कर रहे हैं लोगों को। अब देखिए कि इतनी बड़ी चर्चा है लेकिन लोग शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, और पेंडेमिक भी एक कारण हो सकता है, और हम लगातार प्रतिनिधियों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो
अगर लेकिन आपका जुड़ फोन के पे करेंगे रिस्पॉन्स आ क्या? रहा है और नहीं। बात यह है कि वो जुड़ के करेंगे क्या? उनको पता है क्या करना है, क्यों जुड़े? उनके जुड़ जाने से, बड़ी बड़ी बातें करने से आपको क्या लगता है कि टीचर्स वेलफेयर फंड से एडहॉक को सहायता मिल जाएगी? आपको क्या लगता है? ये मतलब इनफॉर्मल की बात करते हैं, फॉर्मल की बात नहीं करते हैं। आप देखो कि किसी भी इंडस्ट्री में 10 से ऊपर, जहां पे एक छत के अंदर एम्प्लॉइज होते हैं, काम करने वाले होते हैं, एम्प्लॉयर को उन्हें सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ग्रांट करने पड़ते हैं, उनका पीएफ अकाउंट होता है और मैचिंग अमाउंट उन्हें कॉन्ट्रीब्यूट, उनके सैलरी से 10% जी, कटती वहां है। पर प्राइवेट स्कूल्स में भी इस तरीके की व्यवस्था है कि वहां पर पैसे काट जाते हैं और जो पीएफ फंड है उससे जब लौटाया जाता है तो वो पैसा डबल करके लौटाया जाता है। बिल्कुल। मगर और लेकिन आप दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय। में, मैं आपको एक बात, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जिन्होंने 2007 का इसी रिजोल्यूशन बनाया, आप सोचो कि ये रिजोल्यूशन बनाने में इन्होंने कितना एक्सेस दिमाग लगाया होगा। ये सबसे, ये एकेडमिशियन है, इनके पास जितना दिमाग है उतना दिमाग इस देश में कहीं और नहीं होगा। और उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि ये लेबर लॉ के भी अंदर नहीं आ सकते, ये कुछ एक्स्ट्रा डिमांड भी नहीं कर सकते, इनको 24 घंटे में हटाया जाएगा जब ये चाहेंगे। तो इनको इस तरीके से इन्होंने ऐसा डिजाइन किया है कि गुलाम बना के रखो। अब बात यह है कि हम अपनी चॉइस से हैं या सिस्टम की वजह से ये काम कर रहे हैं। पहले तो हमने ये एडहॉक सिस्टम ये सोच के किया था कि चलो समय के साथ इंटरव्यू होंगे और हम परमानेंट हो जाएंगे। पहले तो हमारी चॉइस थी। अब कह सकते हैं कि 2-4 साल, 2 साल, 3 साल जो एडहॉक काम कर रहा है, 3 साल तक वो बाई बाई चॉइस उसने काम किया था कि जब इंटरव्यू होंगे तो वो परमानेंट हो जाएगा। लेकिन इसको बाद में कंपलसरी कर दिया, कंपेल कर दिया हर कैंडिडेट को, हर इंडिविजुअल को, कि अब इस सिस्टम से वो बाहर जाके भी वर्थलेस है, कुछ नहीं कर सकता। जब उसका एज, ओवर एज हो गया तो वो कहीं और एम्प्लॉयबिलिटी उसकी है नहीं। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ह्यूमैनिटी है कहाँ? ह्यूमैनिटी अगर होती तो कोई भी शिक्षक संगठन प्रमोशन लेने के पहले कहता कि एडहॉक साथियों का परमानेंट कराओ, उसके बाद प्रमोशन तो हमारा जिस डेट से ड्यू है उस डेट से तो हम ले ही लेंगे। लेकिन ह्यूमैनिटी आप देख लो कहाँ है। ह्यूमैनिटी है कि पहले अपना कर लो, फिर बाद में देखा जाएगा एडहॉक किसको रखना है, किसको हटाना है, अपॉइंटमेंट करना है, रेगुलराइजेशन करना है, कि क्या करना है वो देख लिया जाएगा। तो ये जो हम चर्चा भी कर रहे हैं, इस चर्चा का रिजल्ट, एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलना, ये तय है। मैं ये आप कह सकते हैं सिनिकल हूं, मैं पेसिमिस्टिक हो रहा हूं, लेकिन ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक होने का भी रिजल्ट कुछ नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लो, किसी को जू नहीं रेंगना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर पढ़ना हो तो आप रिजल्ट बता दो। 2019 से ये कोविड की महामारी चल रही है। आप कितने कॉलेज हैं जिन्होंने 28 मई तक का ही लेटर दिया है, और 28 मई के बाद फिर से अनसर्टेनिटी रहेगी, समर सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कब एडमिशंस होंगे, कब एडहॉक की ज्वाइनिंग होगी, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जो अनसर्टेनिटी एडहॉक के जीवन में है, वो अनसर्टेनिटी आगे आने वाले समय में खत्म नहीं होनी है और बढ़नी है। समय के साथ अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी। और जब दोबारा से समर वेकेशन के बाद 19 जुलाई को जब कॉलेजेस खुलेंगे, तो कितने एडहॉक को इधर से उधर भगाया जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग में अड़ंगे लगाए जाएंगे, कितनों को ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, ये संकट और गहराता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो स्टडीज कह रही है कि आने वाले समय में कोविड के नंबर्स बढ़ते जाएंगे और भी बढ़ेंगे, फिर हमें मिलेगा क्या? हम कोशिश लगातार कर रहे हैं, लगभग लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो फोन उठा पा रहे हैं, ना रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। हो सकता है कि अपने अपने सूझ रहे होंगे, तो हम उनको दुआ देते हैं कि वो समस्याओं से जल्द निजात पाएं। लेकिन लगातार हमारी शिक्षक प्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश जारी है। जब तक उनके फोन पिक नहीं हो जाते हैं तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे इस बारे में। जब तक हमारे साथी लोग बात कर रहे हैं और कोई साथी जुड़ना चाहते हैं तो वो जो जुड़ करके अपनी बात रख सकते हैं, और ये मंच अभी खुला है। और हम लगातार जो समस्या हमारे सामने आ रही है कि एक शिक्षक जो बरसों अपना जीवन देता है विश्वविद्यालय को, कॉलेज को,
और अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता, नील बटा सन्नाटा कह लीजिए। तो ये नील बटा सन्नाटा से निकलने की स्थिति क्या हो सकती है, इस बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। इसका अस्थायी समाधान जरूरी है, लेकिन जब तक वो नहीं हो पाता तब तक एक आपातकाल इन फंड का निर्माण जो है जरूर इस समस्या के निवारण में योगदान दे सकता है। हम सुधांशु जी से फिर से प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जुड़ जाएं वो और अपनी बात रखें। उनको कई शिक्षक हम खो चुके हैं जो अपना लंबा समय देकर के एडहॉक के तौर पर ही रिटायर हो गए। एडहॉक के तौर पर रिटायर होने पर कहिए कि उनके फेयरवेल में शायद प्रीति भोज जैसी चीज भी ना दी गई होगी। इस तरीके की भी कई कॉलेजेस में समस्या आती। कॉलेज छोड़ करके अगर लोग चले जाते हैं या कहीं उनका दूसरा हो भी जाता है तो शायद कॉलेज उनको फेयरवेल नहीं देता, जबकि होना ये चाहिए था कि अब हम सम्मानजनक तो ये समझ करते हुए, जानते हुए और चीजों को जो है प्रशासन अगर इग्नोर करता है तो एक बड़ी समस्या की तरफ बढ़ जाएगा शिक्षक समाज, और जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे टीचरों की संख्या 5,000 के करीब हो चुकी है। गेस्ट शिक्षक हैं, उनको भी समय पर पेमेंट नहीं मिल रही है। तो जरूरी है कि उनकी तनख्वाह भी जो है समय पर रिलीज की जाए और उनकी परिस्थितियों को भी समझा जाए। हम लगातार जो कोशिश में हैं कि कुछ लोग जुड़े जो कि इन समस्याओं के समाधान पर अपनी बात रखें। हम डॉक्टर नरेंद्र पांडे डीटीए के जो चुनावी प्रत्याशी थे उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका भी फोन नहीं लग रहा है। हमने डॉक्टर वीएस नेगी से संपर्क करने की कोशिश की, उनसे भी बातचीत नहीं हो पाई। हमने डॉक्टर राजेश झा को फोन लगाया, किन्हीं भी व्यक्ति से हमारा संपर्क जो है इस समय नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से। कोई मित्र, फिर कह रहा हूं कि कोई साथी ढॉक साथी अगर देख रहे हो तो वो जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमसे जुड़ करके अपनी बात रख सकते हैं, आगे आ सकते हैं इस मंच के माध्यम से। और इस पैंडेमिक में अगर लोग कहीं कहीं हैं तो उनसे बात को रखी जाए और बात को लोगों तक पहुंचाया जाए। हम लगातार प्रयासरत हैं। अगर शिक्षकों से जुड़ी हुई समस्याओं पर बोलने के लिए हम आगे नहीं आएंगे तो कल की तारीख में अगर कोई घटना घटती है तो उस पर शायद कोई संज्ञान ना ली जाए। इसलिए जरूरी है कि अपनी बात रखने के लिए आगे आए। इमरजेंसी फंड बनना बहुत जरूरी है, और अगर ये कोशिश बहुत पहले से चली आती तो ज्यादा बेहतर होता। हम फिर एक बार कोशिश कर लेते हैं उन लोगों से जुड़ने की जो लोग हमारे साथ पहले कार्यक्रमों में जुड़ते रहे हैं, जिनके चैनल पर बहुत सारे इंटरव्यू प्रसारित किए गए हैं, और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियों का सामना जो टीचर कर रहे हैं उसका समाधान क्या हो सकता है। इसी कड़ी में जो है हम कोशिश कर रहे हैं लगातार जुड़े, इसके बावजूद जो है जुड़ नहीं पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। मैं लगातार कोशिश में हूं कि कोई बात आए, कुछ इस तरीके से बात रखी जाए कि विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों में वो बात गूंजे। इस
के उम्मीदवार थे उनको भी फोन लगाया है, जानने की कोशिश की है। मेरी कोशिश है कि जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है तब तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि बातचीत हो जाए और एक समाधान की ओर जो है हम बढ़ पाए। देखिए, जो चुने हुए मेंबर हैं, जो जीते हुए मेंबर, उनसे भी सम हेलो। ठीक है सर। सर, एक तो हमारा संपर्क जरूर हुआ। रविंद्र जी कोविड की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो वो अपनी राय व्यक्त कर पाने में असमर्थ है। कर रहा हूँ कि जो दूसरे ठिकानों तक जाए, यही हमारी कोशिश है इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं और जो प्रतिनिधि हैं या जो पार्टी के लोग हैं जो लगातार निरंतर इस दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ और उनके माध्यम से प्रशासन तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है बहुत सारे लोगों से मेरे कोशिशों के बावजूद। अगर फिर भी कोई साथी सामने आना चाहते हैं तो वो आकर के अपनी बात रखें। तो हम आपको बता दें कि पिछले से लगातार 5 से 1 सप्ताह से लगातार कोई ना कोई घटनाएं और हम अपनी ओर से निरंतर कोशिश और प्रयास में हैं कि इस समस्या जो एडहॉक शिक्षकों के लिए जो आपातकाल फंड है, उसका किसी तरीके से एक वैधानिक निर्मिति होनी चाहिए। उसके माध्यम से शिक्षक जो है तरह तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो कम से कम अपने परिवार की देखभाल कर सके। उनके पास इतना पैसा आ जाए और इतना आर्थिक सहयोग पहुंचे कि कम से कम अगर किसी प्रकार की कैजुअलिटी होती है तो भविष्य में उनका परिवार जो है सुखपूर्ण जीवन निर्वाह कर सके। हालांकि व्यक्ति की कमी को पैसा पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो है कहिए कि एक सहयोग जो है जरूर
हो सकता है अगर इस तरीके का आपातकालीन फंड दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर एडहॉक शिक्षकों के लिए बनाया जाता है। इस तरीके की मांग जो है गेस्ट शिक्षकों के लिए भी है हमारे सामने। हम लगातार कोशिश के बावजूद भी बहुत सारे लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लगभग प्रतिनिधियों को मैंने फोन लगाने की कोशिश की और शायद सब व्यस्त चल रहे हैं या किसी तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम कुछ एडहॉक शिक्षकों से भी बात करने की कोशिश से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी राय है इस चीज को लेकर के। अभिषेक जी, मैं कार्यक्रम चल रहा है एडहॉक शिक्षकों के लिए, उससे जुड़ी हुई कुछ बात करने के लिए आपको फोन कर रहा हूँ। तो ये लाइव प्रोग्राम है, तो जो जी जी लाइव चल रहा है प्रोग्राम, तो आप अपनी राय रखें सिर्फ अभी। ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि त्रासदी बहुत क्रिटिकल त्रासदी है और इसमें एडहॉक के साथ बहुत ज्यादा जो सिस्टम का जो रवैया है बहुत ही अच्छा नहीं है। एक तो हमें पता है कि 2 साथियों की ऑलरेडी अपना कोविड में उन्होंने उनकी हार हो गई और वो उनका देहांत हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब उनको फैमिली सपोर्ट क्या होगा। उनकी एक की तो माँ बहुत स्ट्रगल कर रही है, कैंसर के वो स्टेज पे है। मेरा अपील है डूटा ने को इस पे मैसिवली एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर लिखना चाहिए वीसी को कि जो वेलफेयर फंड है उसका यूज कर, उसमें 100-200 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, उसका यूज क्या है 100-200 करोड़ का, उसको हम कैसे यूटिलाइज करें अपने टीचिंग कम्युनिटी के लिए। आज डॉक्टर संगीता शर्मा लक्ष्मीबाई कॉलेज में उनका डेथ हुआ। डेली एक टीचर का न्यूज मिल रहा है कि कोई की डेथ हो रहा है। तो इसको लेके डूटा कोई स्ट्रॉन्ग लेटर क्यों नहीं लिखती है, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं लेती है? विषय सब क्यों नहीं सुन रहा है? ये उनको नहीं पता चल रहा है कि कोविड की क्राइसिस है। जब इतना बड़ा एक संस्था आप रन करें जहाँ पे 25,000 लोग यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे 100 लोगों का बेड का अरेंजमेंट नहीं है। ऑफिस में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे डबल हेल्थ सेंटर में जाके देखेंगे सर्विसेज के नाम पे क्या प्रोवाइड किया जाता है टीचर्स को, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और एडहॉक शिक्षकों को क्या दिया जाता है पैरासिटामोल के अलावा? क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, काफी है कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन था मुझे टेटनस की सुई लगाने के लिए इंजेक्शन भी पटेल चक से खरीद के मुझे देना पड़ा उधर डब्ल्यू हेल्थ सेंटर को, तब जाके उन्होंने इंजेक्शन लगाया। ऐसा व्यवहार है उनका। मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे घबराहट इस चीज की है कि कल के डेट में कुछ होता है मेरे साथ। मैं अभी खुद कोविड से पीड़ित हूँ, मेरा ऑक्सीजन लेवल खुद इतना फ्लक्चुएट करता है, कभी 85 कभी 86 कभी 94 रहता है। कल के डेट में कल कुछ भी हो जाए तो मैं रहूं या ना रहूं, मेरी फैमिली जो मेरे पे डिपेंडेंट है उनको कौन देखेगा? ये हम जो दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं, दुनिया को ज्ञान देते हैं, हम अपने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इससे डूटा से हमें उम्मीद है कि डूटा इस पर कुछ काम करे, स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, क्योंकि पिछले भी जो 5 एक्सपीरियंस है जो एडॉक की डेथ हुई है वो एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि डूटा ने कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, उसकी वजह से उनकी फैमिली को सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो डूटा ने आपने भी जनरेट करना चाहिए, ठीक है, आपातकालीन फंड जो आपका है बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है, इस पे काम करना चाहिए। और इसको कैसे नहीं बेहतर सर्कुलेट हो इस फंड के तक जब उनके फैमिली तक, ताकि जिनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा उनको मेडिकल असिस्टेंस पहुंचाए, ताकि यहाँ तक कोई अकेले न रहे। हमने भी और आपने भी सबने इस सिस्टम में हमने जहाँ फीडबैक एक्सटीट्यूट किया है उस सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फीडबैक हमें करें, सिर्फ सोसाइटी को फीडबैक हमें वो करते रहेंगे। सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी फीडबैक करें जब हमारे कैपिटल की टाइम से। तो इस पे विचार करना और तैयारी कोई पॉलिटिक्स करने का वक्त नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमैनिटी को बचाना देना, अगर हम जिंदा है तो पॉलिटिक्स करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर हम नहीं है, ह्यूमैनिटीज नहीं है दुनिया में, तो हमारे लिए कोई पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स करने
सिचुएशन है, इसको बहुत अंडरस्टैंडेबल। जी अभिषेक जी, हमारे साथ एक हमारे जो प्रतिनिधि जो चुनाव लड़े थे उनका फोन आ रहा है, तो मैं जरा उनसे बात कर लूं। हेलो। जी हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु बोल रहा हूँ टॉकिंग न्यूज से सर। हाँ निरुद्ध भाई। सर ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है इस समय, और जो एडहॉक टीचर्स के लिए इमरजेंसी फंड है उसको लेकर के जो है आपको अपनी राय देनी है। और हम जो है लगातार शिक्षक प्रतिनिधि जो चुने गए और जो चुनावी मैदान में थे उनसे बात कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय है कि जी जी, तो ये अभी सर लाइव चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि एडहॉक शिक्षकों के लिए इमरजेंसी फंड को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए ये जो स्थिति है निरुद्ध भाई, इसमें कोई जाति प्रथा जो है देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। जी ये एडहॉक साथी है, ये परमानेंट साथी है। मैं इसमें कभी विश्वास नहीं किया और विश्वविद्यालय को इस संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आपदा सहायता कोष जो है हमारे उन साथियों के लिए, उसका निर्माण करना चाहिए, उस पर नीतिगत फैसला लेना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस क्रम में एनडीटीएफ और तमाम संगठनों ने जो है एक सुर से ये बात कही है। नहीं, कही तो है सर, लेकिन ये अभी अगर कोविड नहीं आता तो ये समस्या पे तो चर्चा ही नहीं होती, जबकि इस पर चर्चा तो आज से 5 साल पहले जब एक ढॉक टीचर जो है वो म्यूजिक फैकल्टी का था, गुजर गया था, तभी शुरू हुई थी। उससे पहले भी न जाने कितनी कैजुअलिटी हुई। इसका लीगल रूप जो है नहीं हो पाया, अभी तक कोई लीगलाइज तरीका नहीं निकल पाया इसका। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? नहीं देखिए, प्रधानमंत्री बार बार अपने संबोधनों में इस बात को दोहराते हैं पेंडेमिक के कंटेक्स्ट में। हालांकि मैं इससे पूर्णतः इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि एक अवसर है। तो मेरा ये मानना है कि पहले अगर चूक हो गई तो कम से कम इन संदर्भों में जो बड़े कठिन संदर्भ है, चुनौती भरे संदर्भ है, उस संदर्भ में तो हमारे जो सदस्य साथी है उनके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जो है तुरंत इस पर फैसला करे और उसे तमाम शिक्षक संगठनों का सहयोग मिलेगा और वो वैधिक रूप से भी मान्य होगा। नहीं तो 5% पैसा जो है कॉपी चेकिंग के दौरान तो सभी से काटा जाता है, लेकिन जब देने की बात आती है तो केवल अस्थायी शिक्षकों तक ही सीमित रह जाता है। ऐसा क्यों है? ये कहीं ना कहीं मैं इसको अंग्रेजी में एक शब्द मायोपिया है और दूरदर्शितापूर्ण कदम रहा है। पिछले 10 वर्षों में इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथी जो है उनकी अस्थायी नियुक्ति नहीं हुई, ये हमारी जो है चूक है और इसको विश्वविद्यालय प्रशासन नजरअंदाज करता आया है। अभी भी वो अपनी आंखें खोल ले। मैं आपके माध्यम से माननीय कुलपति डॉक्टर जोशी और बलराम पानी जी से आग्रह करता हूँ तो इस पर आपात बैठक करके अविलंब निर्णय ले। और इसके अलावा कई संगठन जो मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जाए ताकि पेंडेमिक से हम लोग मिलकर लड़ सकें। नहीं तो सपोर्ट सिस्टम कैसे तैयार करेंगे? आपका जो हेल्थ सेंटर है, उसके जो 2 सेंटर है, एक नॉर्थ और एक साउथ, उनमें ही इतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है कि कोविड से जूझने वाला टीचर वहां जाकर के सुरक्षित महसूस कर सके। तो क्या आपको जी कंसल्टेशन शुरू करें, जो लोग एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं। मेरी कुछ दिन पहले जोशी जी से बात हुई थी, बड़े चिंतित थे। वो कंसल्टेशन शुरू करें और उसके बाद निर्णय ले। सरकार तो उसके पीछे खड़ी होगी। सरकार तो कही रही है कि भाई सबको मिलकर काम करना है और कोर्स की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं विश्वविद्यालय के अंदर में है। कई स्तर पर संसाधन पड़े हुए हैं, शिक्षकों ने अपना योगदान दिया। तो अगर शिक्षक होता है, अस्थायी शिक्षकों ने उन्होंने अपना योगदान दिया है। भारी संख्या में जो अतिथि प्राध्यापक है उनका तो वर्षों से भुगतान एनसीवेब से नहीं हुआ है, कॉरेस्पॉन्डेंस कैंपस ओपन लर्निंग से नहीं हुआ है। नहीं, अभी एक टीचर जुड़े थे आपसे पहले, वो एडहॉक शिक्षक है, उनको कोविड हुआ और उनको समस्या हुई। वो जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको टेटनस की सुई भी जो है बाहर से खरीद के लाके देनी पड़ी। तो ये किस तरीके के हालात है और इनमें क्या आपको लगता है कि सिर्फ बातों से बात बन पाएगी? नहीं, बातों से नहीं बनेगी, इस पर ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे कॉलेज का जो मेडिकल रूम है
उसमें कम से कम 3 सिलेंडर रखे हुए हैं, सारी व्यवस्था वहां पर है एक लेवल पर। हमको उसको एक्सपेंड करना है। हर कॉलेज में जो अगर हम 20-25 बेड क्रिएट करें, उसके लिए टॉप से इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। अभी मैंने देखा मनीष सिसोदिया एक हॉस्पिटल में गए थे, उस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि सर हमें सैंक्शन नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं, आप इमीडिएट शुरू करो और मुझे व्हाट्सएप पे करो कि आपने ये काम किया है और मेरा सैंक्शन तुम लोग वहां से। नहीं, लेकिन अभी आपके जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, डीटीए के अध्यक्ष हंसराज जी ने जो है एक प्रेस रिलीज जारी किया है। फोन पर मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, शायद फोन नहीं उठा पाए किन्हीं कारणों से। उन्होंने 100 बेड जी 100 बेड की डिमांड की है कि इस तरीके की व्यवस्था की जाए, लेकिन जहां टेटनस की सुई की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उतना बड़ा जो है सेटअप जो है इतनी जल्दी तो मुश्किल ही दिख रहा है मुझे। और जिस विश्वविद्यालय में 5000 शिक्षक हो और उतने संख्या में लगभग जो है वो कम संख्या में गेस्ट नहीं है, फिर भी जो है कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये तो बहुत ही सोचनीय विषय है ना आप लोगों के लिए। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन अनिरुद्ध जी इसके आगे देखने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो सरकार ये सोच रही थी कि जितने सरकारी अस्पताल है उसका हम निजीकरण कर देंगे। नहीं, आप कैसे देख पाएंगे सर, आप कैसे देख पाएंगे? आपको लगता है आपका एक शिक्षक जो है 12 साल काम करता है, कोई 6 साल काम करता है और वो मर जाता है किसी कारण से और डेथ हो जाती है, तो उसका आप जो है एक्सग्रेसिया सैलरी तक जो है रिलीज नहीं कर सकते, लीगल वे में जाएंगे तो आप, जबकि उस व्यक्ति ने 3 साल पढ़ा लिया तो एक्सग्रेसिया सैलरी के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है ये सब संभव है? नहीं, आप जो आप बता रहे हैं उन तमाम तर्कों से मैं सहमत हूँ। मैं जाकिर रोशन कॉलेज में वहाँ के स्टाफ एसोसिएशन ने फैसला किया है, हर स्टाफ एसोसिएशन को उसी तरह पे सदर साथियों के लिए आगे आना पड़ेगा। जब तक हम स्थानीय स्तर पर इस दायित्व को नहीं स्वीकार करेंगे और इसमें प्रशासन की तरफ से जो है अगर प्रोएक्टिव लीडरशिप नहीं मिलेगा, चाहे यूनिवर्सिटी का हो या कॉलेज का हो, तब तक इस लड़ाई को हम नहीं जीत सकते। क्या कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ फोकस ही शिफ्ट कर दिया कि भाई अब आप लोग इसको एक मास लेवल पे ले जाइए, मास लेवल पे कोऑपरेशन कीजिए, कोऑर्डिनेशन कीजिए। कि मेरी ये मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि इमीडिएटली सदर साथियों की जो महत्तम सहायता हो सके, और उस क्रम में एनडीटीएफ की लीडरशिप ने भी खुलकर मांग की है, मैंने देखा है उनकी चिट्ठी आई है और उस चिट्ठी के पीछे तमाम शिक्षक संगठन खड़े हैं, उससे कोई ना इत्तेफाकी नहीं रख रहा है। नहीं, आपके अब जो पीछे हुआ सो हुआ, हम एक्ट करके दिखाएं, एडॉक साथियों को बचाएं और बहुत जल्दी उनका कैसे अब्जॉर्प्शन होगा, कैसे उनको राहत स्थायी तौर पर मिलेगी, इस पर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। महाराजा अग्रसेन तो दिल्ली सरकार का कॉलेज है, तो वहाँ जो त्र्यंबकनाथ त्रिपाठी जो कि 2 दिन पहले ही उनका शायद कल ही देहांत हो गया है, तो वहाँ जो उनकी स्थिति थी उसको लेकर के उन्होंने लंबे समय तक काम किया था, तो क्या जिम्मेवारी नहीं बनती सरकार की कि उनको जो है उनकी समर सैलरी समेत तमाम तरह से सहायता पहुंचाई जाए? नहीं, एकदम आप ये सही कह रहे हैं। राहुल तन्पे जी से हमारी आज दिन में 2:30 बजे बात हुई है, जो वहाँ के चेयरपर्सन है। हमने उनसे कहा है कि आप अपने लेवल पे इनिशिएटिव भेजिए, और कोई सिटिंग प्रिंसिपल संजीव तिवारी हो सकता है कि उनको डर लग रहा हो कि हमको पैसा कहाँ से रिलीज करना नहीं है, और पैसे की कोई दिक्कत नहीं, मैंने पता कर लिया है। जो वहाँ की पहले बजट थी तो मुझे बताया करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। हमने कहा कि इन लोग जिनकी भी समर सैलरी रुकी हुई है, जिनकी सैलरी रुकी हुई है, उस सैलरी को तुरंत रिलीज करें, उस पर कहीं से कोई आपत्ति नहीं करने जा रहा है। और तन्पे जी ने कहा कि मैं इसको इमीडिएट देखता हूँ और डॉक्टर तिवारी से मैं बात करता हूँ। जो एडहॉक टीचर्स हैं 2 महीने बाद उनके सामने एक संकट खड़ा हो जाएगा कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी और सैलरी रुक जाएगी। तो जब सैलरी रुक जाएगी तो पैसा, वो समर सैलरी जो है ज्वाइनिंग के बाद तो उनको मिलता ही है, तो आप क्यों नहीं ऐसा प्रावधान लाते हैं कि वो कंटिन्यू हो जाए और लगातार वो पैसा मिलता रहे उनको? नहीं, डीओटी की लीडरशिप में इस संदर्भ में हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, और खासतौर पर देखिए हमारे यहाँ जो हमारे कॉलेज का स्टाफ एसोसिएशन है, उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल से बात करके पूरे 4 महीने का जो है उनको चिट्ठी दिलवाया। ये नहीं किया कि 27 मई तक की चिट्ठी दी है, और हम लोग लगातार आंख लगा के रखे हुए पूरी चौकीदारी कर रहे हैं। हर कॉलेज का जो स्टाफ एसोसिएशन की लीडरशिप है, वो डोसा की लीडरशिप के अंतर्गत अपने प्रिंसिपल को ये कहे कि भाई किसी भी सूरत में टीचर्स की सैलरी डिसकंटिन्यू नहीं हो।
समर वैकेशन के दौरान उनकी सैलरी अकाउंट में पहले जाए, उसके बाद परमानेंट टीचर की सैलरी जाए। जी बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में तो, लेकिन कितना कारगर होगा ये तो बात की बात है। देखिए, मैं अपने कॉलेज से परसर था निरुद्ध जी, मैं पहला काम यही करता था कि पहले सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड होता था उसकी सैलरी भिजवाता था, उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का भेजता था, उसके बाद मैं सबसे परमानेंट टीचर का जाता था। नहीं, आज हालात ये है कि अगर चेयरमैन की ही बात करें तो एक चेयरमैन जो है सुबह का कॉलेज है तो 120 दिन की चिट्ठी साइन नहीं करते हैं, शाम का कॉलेज है तो उसका 120 दिन की चिट्ठी साइन कर देते हैं, लेकिन सुबह वाले में वो 28 तारीख तक करेंगे। तो क्या उनके दिमाग में नहीं आया कि अगर यहाँ ऐसा कर रहा हूँ तो वहां भी वैसा होना चाहिए था? चेयरमैन की कोई दखलंदाजी नहीं होती। देखिए जो फाइनेंशियल पावर है गवर्निंग बॉडी में जरूर वेस्टेड है, लेकिन ये प्रिंसिपल की कलम की कमजोरी है। ये प्रिंसिपल, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ का हवाला दे रहे हैं, हमारी पड़ोस के कॉलेज का हवाला दे रहे हैं जहाँ मॉर्निंग इवनिंग दोनों कॉलेज है। ये तो प्रिंसिपल कमजोर है, वो बलराम पांडे से फोन करके पूछता है। बलराम पांडे ने तो अपने कॉलेज में 4 महीने की सैलरी दे दी लोगों को, लेटर दे दिया। जी, तो डीन साहब के लिए अपना कॉलेज अपना रूल है, लेकिन दूसरे कॉलेजेस का भी ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर पानी से फोन करके कहूंगा कि आप एक यूनिफॉर्म पोजीशन लीजिए और वही यूनिफॉर्म पोजीशन आप सब कॉलेजेस को कम्युनिकेट करें। जी फिलहाल ये समस्या तो आप 2 महीने हैं इसको सुलझाने में, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से शिक्षकों के घरों में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, डॉक्टर शिक्षकों के कोई अपनी माँ को खो चुका है, कोई अपने पिताजी को खो चुका है, के बारे में जानकारी मिली, वो अपने भाई को लेकर चंडीगढ़ चले गए। जी जी जी। तो भाई ये तो हर कॉलेज से, मेरे कॉलेज में कुसुम जी गुजर गई और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जी, लेकिन फिर भी साधारण स्थिति है। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन और जो शिक्षक समुदाय का नेतृत्व है, अलग अलग जो संगठन है, उनको इस पर जो है एक मतज्ञ बना करके और हम लोगों को सारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस महामारी से। जी जरूर, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। एक पत्रकार और शिक्षक होने के नाते जो है आप सामाजिक कर्तव्यों को लेकर सचेत हैं और इस संदर्भ में लगातार पहल करते रहते हैं। जी मैं आपको सलाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। हम दूसरे जी हम और कोशिश कर लेते हैं एक बार, शायद कुछ लोगों से हमारी बात हो जाए। हम निरंतर प्रयासरत हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं सुधांशु जी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने आज अपने एक चिट्ठी जो है वाइस चांसलर के नाम लिखी है। मैंने वीएस नेगी जी को फोन लगाया था, लेकिन वो हो सकता है कि कहीं व्यस्त। हेलो, हाँ सुधांशु जी, ये प्रोग्राम जो है हम लाइव चला रहे हैं इस समय एडहॉक शिक्षकों के लिए इमरजेंसी फंड को लेकर के, और आपने से पहले तो जानना चाहूंगा कि इस चिट्ठी के माध्यम से आपने किन समस्याओं को उठाया है, जरा वो बता दीजिए। हालांकि हमने इसका जिक्र पहले भी कर दिया है कार्यक्रम के पहले हिस्से में, लेकिन आप बता दें कि क्या समस्याएं आपने उठाई हैं उसमें। वो एक्चुअली लगातार देखिए ये सूचना आती है, इतना बड़ा समूह हो गया है दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग और टीचिंग वर्कर का, लगभग 10,000 11,000 प्रोफेसर है और 5-6 हजार, तो 15-17 हजार लोग। और उसमें से जो लोग 2004 से बाद अपॉइंट हुए, चाहे वो परमानेंट हो या एडहॉक, उनके लिए कोई मतलब और उधर मतलब जो इनका ज्यादातर जो एम्प्लॉय हैं सब डेली वेजर्स भी हैं और वो सारा, तो उसमें क्या है कि उनके लिए कोई, अगर कोई मान लीजिए दुर्भाग्यजनक घटना हो जाता है तो यूनिवर्सिटी में कोई सिस्टम ही नहीं है, उनका पूरा परिवार सड़क पे आ जाता। तो उस स्थिति में फिर वो टूटा जो है, अगर मान लीजिए थोड़ा चंदा वंदा करती है, कई जगह हो पाता है कई जगह नहीं हो पाता है। मुझे ध्यान है श्यामलाल में हमारे सीनियर थे संजय जी के साथ हुआ, तो उस समय तो कुछ ठीक मतलब चंदा हुआ, फिर उसको उनको कुछ शायद दिया जा सका। मैं डूटा का ऑफिस बेयर था तो उसमें हम लोगों ने किया था, लेकिन उसी के बाद तुरंत फिर पीजीडीएवी में एक यंग साथी के साथ हो गया था, कुछ नहीं हो पाया। म्यूजिक फैकल्टी में हुआ तो ये किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख चंदा करके ने दिया। तो
उससे तो और ज्यादातर लोग वैसे हैं जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारी है, और अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो फिर पूरा परिवार जो है उनका सड़क पे आ जाता है। अब अभी पिछले कोविड में 4 से 5 शिक्षक के मतलब गुजर जाने की सूचना है, दुर्भाग्यजनक ढंग से अभी हो रहा है, लगातार ही हर दिन हम देख रहे हैं। और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है इतने बड़े सिस्टम में, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज थी। तो हमने एक सजेशन दिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखा है, एक फंड बनाया जाए और उसमें कोई ये नहीं है कि सरकार से ही लेके दिया जाए, शिक्षकों से ही और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए फंड बनाया जाए। और उससे क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी साथी का कभी कोई दुर्भाग्यजनक चीज हो जाता है, तो उस महीने में सबसे 100 रुपया भी अगर काट लेते हैं तो और ये अनिवार्य कर दिया जाए, ये कंपलसरी हो कि कटेगा ही कटेगा, इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल एकेडमिक काउंसिल में ये करके पास करा दिया है। तो मैंने एक अनुमान लगाया तो कम से कम 17 लाख 18 लाख रुपया जो है उसको दिया जा सकता है, जिनके साथ उनका परिवार कम से कम सुरक्षित हो जाए। तो इस और उसमें भी देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और टीचिंग में भी देखिए तो 5,000 से ज्यादा एडहॉक की है, और जो भी है सबके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी है, उनको कोई सुरक्षा नहीं है। कोई अगर उनके साथ अगर मान लीजिए और हो ही रहा है, पिछले दिनों से हम लोगों ने देखा बार बार होता है और कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता, तो इसीलिए हमने ये सुझाव दिया है। और मुझे लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम करे, दूटा भी इसको संज्ञान में ले, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपस में मिलके भी हम लोग कर सकते हैं। अगर सरकार से लेना होता तो फिर तो मान लीजिए कि दिक्कत हो सकती है, सरकार क्योंकि जो आपको मैं बता दूं परमानेंट एम्प्लॉय भी है 2004 के बाद इनकी नियुक्ति हुई है, उनके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में वो जो है 20 लाख रुपया जो रूल है वो नहीं है, वो नहीं मिलेगा। तो सबके हित में था, और ज्यादातर 2004 के बाद के एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी में लगभग बचे। तो ये सब सोच के हमने लिखा है, अगर सब लोग इस पे एग्रीमेंट करें और बातचीत करें और एक सामूहिक समझ बनाई जाए आपस में, तो सबके हित में हो जाएगा। और कम से कम जो कि बहुत सारी चीजों के ऊपर देखिए सृष्टि में मनुष्य के बस में नहीं, कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आपका अधिकार आपका कुछ नहीं चलता, होना है दुर्घटनाएं होती है। तो सुधांशु जी, आपने लिखा मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चिट्ठी लिखी है, लेकिन आपको लगता नहीं इसका वैधानिक समाधान होना चाहिए जो किसी भी स्थिति में जो है ये कारगर हो? आपने हालांकि कोशिश की है, लेकिन इसमें सरकार से मदद नहीं लेंगे तो चलिए, किसी की इच्छा होती है कि अपनी सैलरी से वो दे या ना दे। कई दफे पीछे भी विवाद आ चुका है कि वो नहीं भी देना चाहते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती काट लेने पर कई तरह के विवाद भी हुए हैं। लेकिन ये शायद कुछ ही लोग ऐसा करते होंगे, तो इसका कोई लीगल समाधान आप देखते हैं तो किस तरीके से? समाधान तो ये है कि भाई जैसे परमानेंट एम्प्लॉय को जब एनपीएस से पहले, जो न्यू पेंशन स्कीम से पहले जितना, तो वो सब रूल तो है, लेकिन वो एक्सटेंड हुआ नहीं है अभी भी। डिमांड में मैं तो कह रहा हूँ पिछले 4 साल से ये डिमांड के रूप में जा रहा है कि किया जाए, लेकिन वो भी अल्टीमेटली फिर एडहॉक एम्प्लॉय के ऊपर आके जो है उसमें दिक्कत आएगी। और उसी तरीके से नॉन टीचिंग में जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है उनके वहां पर भी ये चूंकि अभी सरकार का केंद्रीय स्तर पे इस तरह का कुछ है नहीं, तो मुझे नहीं लगता है एक आम सहमति। जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे कॉलेज में अभी एक टीचर का एक्सीडेंट हुआ था, तो कॉलेज ने फंड इकट्ठा करके उनको लगभग 4-4.5 लाख रुपए। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपका रेगुलर 100 रुपए कटे, कभी कोई मिसहैपनिंग जिस महीने में होती है तो उस महीने में 100 रुपए। तो इतने बड़े समूह में कोई भी शिक्षक को 100 रुपया कटवाने में कोई बहुत परेशानी नहीं आनी चाहिए, मेरी जहाँ तक समझ है। और आम सहमति बनाए, स्टाफ एसोसिएशन छोटा मिलके मीटिंग करे, हर एसोसिएशन में बातचीत करके, तो वो अगर उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये महसूस होगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इसके अलावा जैसे मान लीजिए जो यूनिवर्सिटी वेलफेयर फंड है टीचर्स के लिए नॉन टीचिंग, उसकी हालत इतनी खराब है चूंकि वो कंपलसरी है नहीं,
जी जी। और उसमें वो कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे लोग उसके मेंबर बनते नहीं है। उसमें भी 50 रुपया था पहले, अब 100 रुपया महीने का। तो वहां पर भी तो दो चीजों की थी कि भाई आज आपको कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो आपको इलाज के लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे, या फिर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो वहां पर। लेकिन उसमें मैंने देखा है 3.5 लाख 4 लाख रुपए तक देने का प्रावधान। अगर इसमें अगर रहेगा, या अगर सर्वसम्मति बन जाए, हम लोग 100 रुपया पर मंथ कटवाने लगे, तो हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का इश्यू है, डॉग टीचर, और उनमें से बहुत सारे लोग जो इमरजेंसी में फंस जा रहे हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, उनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी है, तो अगर इस तरह से पैसे कटेंगे तो उनको दिया जा सकता है, एक जो कमेटी बना दी जाएगी। और बहुत तरह की बातें हो सकती है इस पे। मैंने कोई जो लिखा है उसमें हमने ये कहा है कि भाई अगर और लोगों का कोई सुझाव हो, एक कमेटी बने, और वो कमेटी पूरी तरह से सबके चिंतन मनन करके एक निश्चित स्वरूप तय कर ले, और इसमें तो बहुत तरह का एक सुविधा मिल सकता है लोगों को। और अभी जिस तरह से, अब मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखिए, आधा से अधिक 60% टीचर्स हो गए, उनके पास बेचारे के पास कोई मेडिकल सुविधा है नहीं है। और ऐसा तो नहीं है कि आप सुविधा नहीं है तो लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं, या लोगों के साथ कोई बड़ी, मान लीजिए कभी हमने खूब देखा है, मान लीजिए टीचर्स को कोई बड़ी बीमारी किसी कभी हो गई, तो इसमें सुविधा उनको दिया जा सकता है। अच्छा ये सुधांशु जी, सब एक मुद्दा ये बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ कि एक जो एक दिन का ब्रेक होता है, उसकी जो सैलरी कट होती है, अगर उसी को अगर इमरजेंसी फंड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या वैधानिक रूप से इसको अमली जामा पहना सकते हैं या नहीं पहना सकते? नहीं, लीगली वो चीज जो है क्या कि जो एक इन्होंने सिस्टम इसलिए वो एक दिन का बनाया है, क्योंकि इनको एक डर रहता है कि कंटिन्यूटी में सर्विस दिखाएंगे तो कल किसी का कोर्ट के ऑर्डर से क्लेम बन जाए कि भाई, तो अगर उनको सैलरी देंगे तो फिर वो ब्रेक तो नहीं होगा ना, तो उस पे तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एग्री नहीं हो सकता। मैं तो नहीं वो ये तो सारी देखिए उसमें तो वो सैलरी कट तो होती है, वो पैसा किस मद में खर्च होता है? अगर वो एक दिन की सैलरी कट होती है तो उसी को क्यों ना आपातकाल मद में जो है ट्रांसफर कर दिया जाए, अगर ऐसा है तो। उस तरह से तो देखिए, ये पता नहीं इस पे क्या लीगलिटी कितनी है। वैसे देखा जाए तो वो तो कई तरह से फंड, मान लीजिए आप पेपर चेक करते हैं, तो पेपर चेक करने में हर एक का पैसा कटता ही कटता था। सारे लोगों ने देखा हुआ, इवेल्युएशन हम लोग करने जाते हैं, एग्जामिनेशन, सब में से कुछ कुछ पैसे जो कटते थे तो वो भी तो वेलफेयर फंड में ही जाके पड़ा हुआ है। और वो एडहॉक टीचर का भी कटता है, लेकिन देते कोई नहीं है। कोई उसमें से कोई, मतलब हद ये है कि वो पैसा सब लोगों का काटा जा रहा है, लेकिन उसको देने के लिए, मतलब जब कोई टीचर परेशान, जिस वजह से काटा जाता है, जिस मद में वो पैसा जा रहा है, लेकिन जब कोई टीचर परेशानी में आ रहा है तो कुछ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई वो नहीं मिलता। जो टीचर वेलफेयर फंड बनाया गया है उसमें महीनों महीनों उसकी मीटिंग नहीं हो रही है। जो है अगर कोई चिट्ठी लिखी जाती है तो वो मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखकर ही लिखी जा सकती है, और प्रशासन को भी जो है मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और इन चिट्ठियों पर अमल करके। बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, आप हमारे साथ जुड़े। और हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलते चलते उनसे एक प्रश्न ले लेते हैं फिर इस बच के लिए। जी और आगे जो है भविष्य में जो है हम इस परिचर्चा को जारी रखेंगे जब तक ये कोरोना है, जब तक और महामारी है। इस समस्या को हम बार बार सामने रख करके प्रशासन को जगाने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो है बिना किसी मतभेद के, वैचारिक मतभेद के, बिना पार्टीगत और दलगत भेदभाव के आप जो हैं
अपनी बात रख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके की वैचारिक मतभेद होंगे इस चीज को लेकर के कि शिक्षकों के हित में अगर काम किया जाए एडहॉक शिक्षकों के, तो है ज्यादा कारगर होगा शिक्षक समुदाय के लिए और सभी के लिए। हिमांशु जी। जी सर, सुन पा रहा हूं मैं। तो चलते चलते आप आपसे एक सवाल ले लेते हैं कि आप क्या अपील करना चाहेंगे शिक्षकों से, और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस दौर में क्या आप मतलब जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं जिनको मैंने फोन किया नहीं जुड़ पाए या जो जुड़े, उन सबसे क्या एक बात कहना चाहेंगे आप? मेरा मानना है कि जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जी। या फिर जो भी आम शिक्षक है, वो इस मुद्दे पे सब एक मत है कि एक डीयू एक परिवार है जिसमें जो भी शिक्षक यहाँ काम कर रहा है वो एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि कोई भी मदद ना मिले। एडहॉक शिक्षकों के लिए तो विशेषकर है कि उनकी मदद हो, लेकिन वो मदद एक्चुअली में हो नहीं पाती उस तरीके से जिस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से जो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन या सिस्टम है वो असंवेदनशील है और रहा है एडहॉक के प्रति। हम ऐसा कह सकते हैं, मतलब ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि नहीं, हमारे शिक्षक प्रतिनिधि भी वैसे ही नहीं चाहते कि एडहॉक को कुछ बेनिफिट मिले, बट उनके चाहने के बाद भी जो एडहॉक शिक्षक को मेडिकल बेनिफिट या जो आप टीचर्स वेलफेयर फंड से, शिक्षक निधि से आप चाहते हैं कि एडहॉक शिक्षकों की मदद हो जाए, वो नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने की जरूरत पड़ती है कि क्या प्रॉब्लम रही है, क्या है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा, और जो भी समस्या रही है उसे मिलजुल कर सुलझाने की जरूरत है। और इस कोरोना के समय में सबको अपनी हिम्मत बनाए रखने की जरूरत है। एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, एक दूसरे के लिए प्रे करते रहें और हिम्मत बनाए रखें। ये दौर भी निकल जाएगा और हम सब इस दौर से बाहर आएंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से चला पाएंगे। धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, और बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो देख रहे थे। और हम आपसे फिलहाल इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे और बेवजह कोरोना में अपने घर से बाहर ना निकले, और जो भी नियम सरकार बनाती है उसको फॉलो करें। और लगातार आप सुन रहे होंगे फोन पर अपने रिंगटोन में और तमाम जगह की 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और तमाम तरह के ऐड आ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि बेवजह अपने घरों से ना निकले। कोरोना में जो है किसी तरह की भी समस्या होती है, नेगेटिविटी भरती है, तो आप अपने दोस्तों को फोन करते रहें, उनसे बातचीत करते रहें और उनसे मिलते रहें। और एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उनको जरूर सुने, क्योंकि ये बीमारी अकेले अकेले लोगों के दिमागों में भी घर कर रही है। कई तरह की मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। तो अपने साथियों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और कोई भी कैजुअलिटी होती है तो मिलजुल करके उसको संभालने की कोशिश करें, किसी को अकेला ना छोड़े हुए। क्योंकि कई फोन आते हैं, कई बार बातचीत होती है तो लोग नकारात्मकता से भी भर रहे हैं, नेगेटिविटी भी माइंड में आ रही है। तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, एक पॉजिटिव जीवन शैली अपनाएं इस दौरान अगर घरों में है तो। और हम सभी साथियों के लिए दुआ करते हैं कि वो घर में अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और उनका परिवार सुरक्षित रहे, और किसी तरह की समस्या होने पर जो है एक दूसरे का साथ जरूर दे। क्योंकि ये जो है सामाजिक दूरी की बात करता है बीमारी, भौतिक दूरी की बात करता है, लेकिन मानसिक दूरी की दरकार नहीं होनी चाहिए इसमें बिल्कुल भी। तो मानसिक दूरी किसी रूप में ना आए, लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहें, इसी उम्मीद के साथ और मैं विदा लेता हूं। और इस परिचर्चा जो ये एडहॉक के लिए आपातकालीन फंड है,
हम फिर प्रशासन से अपील करेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की जितने भी पार्टियां हैं उनसे भी अपील करेंगे कि कुछ इस तरीके का समाधान अपने शिक्षकों के लिए लाएं, जिससे कि भविष्य में जो है किसी तरह की समस्या आती है तो वो उससे दो चार होने में जो है आसानी महसूस करें। और जरूर इस ओर जो है शिक्षक प्रतिनिधि ध्यान देंगे और अपने शिक्षकों के समाधान के लिए जरूर कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे। चर्चा जारी रहेगी और फिलहाल के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। और जाने से पहले यही कहूंगा कि हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाए ताकि समस्याओं को एक हद तक, बड़े स्तर तक उठाया जा सके। सरकारें भी सुन रही होंगी, शिक्षक प्रतिनिधि भी सुन रहे होंगे, जरूर इस ओर ध्यान देंगे। तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।